हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस को लेकर के। ठीक है, अभी आपका दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो क्या है ना कि आपने कई जगह पे ये सुना होगा। और जब आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो इसको लोअर हाउस बोलते हैं, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, तो ये हर 5 साल में फ्रिक्वेंट इलेक्शन तो होते रहते हैं। तो इसमें आपने सुना होगा कि एक कैंडिडेट कई कंस्टिट्यूंसी लड़ रहा होता है इलेक्शन, मतलब एक बंदा है और वो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ रहा होता है। और फिर आप कुछ समय बाद सुनते हैं कि बाई इलेक्शन हो रहा है। देखो, दो इलेक्शन तो हैं 5 साल पे होने वाले, एक लोकसभा का और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसके अलावा भी बाई इलेक्शन होते हैं बीच बीच में। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाई इलेक्शन क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। और फिर ये लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी जो लड़ते हैं उसका क्या प्रावधान है। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1951 में जब इलेक्शन हमारा शुरू हुआ, तो 1951 से 1996 तक एक प्रोविज़न था कि एक कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने चाहे उतने कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ सकता था। एक बंदा कई कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ सकता था। लेकिन देखा गया इलेक्शन लड़ने के बाद क्या होता था, तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे ही चूज़ करना पड़ता था, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको छोड़ना पड़ता था। ठीक है, तो इससे बड़ा नुकसान होता था गवर्नमेंट का। तो उन्होंने क्या किया कि 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करके ये प्रोविज़न बनाया कि आप मैक्सिमम एक बंदा दो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक को चुनना होता है, बाकी एक को उसको वेकेट करना पड़ता है, जिसका फिर से इलेक्शन होता है। इसी को बोलते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, तो अब समझते हैं थोड़ा बाई इलेक्शन क्या होता है। कि बाई इलेक्शन होने के ना दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये कि कोई बंदा दो कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ और दोनों से जीत गया, अब उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़नी है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो छोड़ेगा वो वेकेट हो जाएगी, क्योंकि उस वहीं वहाँ पे उसने जीता था, तो वो खाली हो गई। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हो गई तो उसका फिर से इलेक्शन होना है। ठीक है, बट अगर एक बंदा दो कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ा होता है और एक जगह से हार जाता है और एक जगह से जीत जाता है, तो जहाँ हारेगा उससे कोई एक बंदा जीतेगा तो वो सेफ है। लेकिन अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी वो जीत जाता है और उसमें से उसको एक चूज़ करना होता है और एक छोड़ना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, वो लॉस होता है। तो क्योंकि वहाँ फिर सिलेक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि बाई इलेक्शन एक तरीका ये है कि ऐसे ऐसे जब सीट खाली होती है तो इलेक्शन होता है। दूसरा होता है कि किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, किसी की नेचुरली डेथ हो जाए, तो वो सीट वैकेट हो जाती है। फिर वहाँ से फिर से बाई इलेक्शन करा करके उस सीट को फुल करना पड़ता है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा ये हो गया कि कोई बंदा रिजाइन दे दे, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से रिजाइन दे दे, या वो पहले एमएलए था, उससे बाद में एमपी बन गया, तो उस एमएलए वाली सीट को वेकेट कर दे। ठीक है, और एमपी वाली सीट को एक्वायर करे या वटेवर दे है, हो सकता है। तो एक तो होता है कि स्वेच्छा से रिजाइन कर रहा है, एक होता है कि उसकी डेथ हो गई, एक होता है कि वो दो कॉन्स्टिट्यूशन में जीता और एक को उसको छोड़ना उसकी मजबूरी है, क्योंकि एक में ही रह सकता है, उसको लेके आगे फर्दर चलना होता है, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, आप दो में लड़ सकते हैं लेकिन एक ही आप रख सकते हैं। तो इन सब जब परिस्थितियां आती हैं तब वहां पे बाई इलेक्शन होता है। ठीक है, और बाई इलेक्शन का लगभग 6 महीने के अंदर जैसे ही सीट खाली होती है, चाहे वो डेथ हो जाए, चाहे वो रिजाइन कर दें, चाहे वो एक सीट को छोड़ दें, इससे 6 महीने के अंदर में बाई इलेक्शन करा करके उस सीट को फुल करनी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो प्रतिनिधित्व है उस पर उतनी बड़ी पॉपुलेशन की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तो उनकी बातों को कैसे रखा जाएगा और वहाँ की चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी डिपेंड होता है वहाँ पे चीज़ों पे, तो इसीलिए वो सीटें भरी जाती हैं। अगर ये ना ये लगभग 2024 के नवंबर में लगभग 44 बाई इलेक्शंस कराए गए। ये मैक्सिमम था, 44 बाई इलेक्शन कराए गए और स्टेट असेंबली में ऐसा हुआ था। इसका कारण क्या है ना कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे इसका फ्रिक्वेंट ज़्यादा हो जाता है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे लोग छोड़ करके या तो एमपी वाले सीट पा जाते हैं, या दो से ज़्यादा है छोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा कुछ प्रोविजन बन जाता है, जिसकी वजह से स्टेट असेंबली में अक्सर दिखाता है। देखो, जो एमपी है वो एमएलए की सीट, एमपी की सीट छोड़ के एमएलए तो नहीं बनता है, लेकिन जो एमएलए है वो एमएलए की सीट छोड़ करके एमपी एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है, इसलिए स्टेट असेंबली के इलेक्शन में इस ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ पे बाई इलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं ना, ये ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा क्या होता है ना कि इससे जो लाभ होता है कैंडिडेट को, वो ये होता है कि वो एक से ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी दो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन लड़ सकता है। इससे क्या होता है ना कि दो कॉन्स्टिट्यूशन में जब इलेक्शन लड़ता है तो उसको एक सेफर जोन हो जाता है। सेफर मतलब कि एक सुरक्षा कवच की तरह, कि अगर यार अगर यहाँ से नहीं जीतेंगे तो यहाँ से जीतेंगे, अगर यहाँ से हारेंगे तो यहाँ से जीत जाएंगे। ऐसा रहता है कि दो जगह से लड़ रहे हैं, दो ऑप्शन होते हैं, तो एक जगह जीत जाएंगे तो हमारी कोई ना कोई एक सीट सेव हो जाएगी। तो इस वजह से एक होता है कि ये लाभ होता है। दूसरा क्या होता है ना कि एक एक होता है ना कि हाइप क्रिएट करने के लिए, कि जैसे कोई दावेदार कैंडिडेट है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है, तो उसको दो जगह सिलेक्शन लड़ा दिया जाता है पार्टियों के द्वारा, ताकि उसकी, जैसे कि एक बंदा कोई नॉर्थ में खड़ा हुआ है यूपी में, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन है, एक कोई पॉपुलर नेता है जो नॉर्थ में खड़ा हुआ है यूपी में, और वो बंदा एक साउथ में किसी सीट पे खड़ा हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है ना कि वहाँ पे भी उसकी पॉपुलरिटी एक बनी रहती है ना, तो एक हाई क्रिएट हो जाती है। उससे क्या होता है ना कि उस क्षेत्र के, उस एरिया के और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वोट भी उसी के पार्टी को मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है पार्टियों को अपने किसी कैंडिडेट को दो जगह से खड़ा करने का। ठीक है, फिर बाद में वो एक सीट को वैकेट कर देता है। ठीक है,
तो ये तो होते हैं लाभ। लेकिन अब इसके चैलेंजेस क्या होते हैं कि अगर ऐसा होता है, जैसे प्रॉब्लम क्या होते हैं, देखो पहली बात ये होता है, सबसे पहली बात ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक भारी भरकम लोड आता है। क्योंकि देखो यार, एक बार बहुत ही मैन पावर लगा करके एडमिनिस्ट्रेशन है, फंड लगा के तमाम तरीके से करके एक बार इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, इसके बाद वो सीट को वैकेट कर रहा है, हार गया तो ठीक है, लेकिन अगर जीतने के बाद सीट को वैकेट कर रहा है तो वहाँ से फिर से बाई इलेक्शन कराना है, फिर से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, फिर से सब चीज़ करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक भारी भरकम सा लोड आ जाता है। दूसरा बात ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो पार्टी पावर में आ जाती है, और वो पावर में आने के बाद क्या होता है कि उसका जो कैंडिडेट सीट वो वैकेट करेगा तो वो अपने किसी दूसरे कैंडिडेट को वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन को लड़ा देगी। तो उससे क्या होता है कि वो उसमें पावर में रहती है, तो उसका ज़्यादा चलता है, वो जो चाहेगी वो रिसोर्स को एक्वायर कर लेगी, चीज़ों को बहुत जल्दी तरीके से हैंडल कर लेगी क्योंकि उसके पास पावर है, ठीक है। और वहीं पे जो दूसरी पार्टी है जो हार चुकी है, ठीक है, वो उसके अपने कैंडिडेट को फिर से उतारना, क्योंकि उसने खुद ही हार देखा है, उसका खुद ही लॉस हुआ है, उसको फिर से उस चीज़ को उस तरह से लड़ना, वो भी विदिन 6 मंथ में, तो एक उसके लिए चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ना हारी हुई पार्टी के ऊपर एक ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नहीं सोचा कि यार ये वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे एक वोटर एक वोट दे सकता है उसी तरह वन कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही लड़ सकता है इलेक्शन। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 में रिकमेंडेशन दिया था, फिर 2005 में भी किया था, बट इस चीज़ को माना नहीं गया एक तरीके से। भाई देखो, आप समझो कि वन नेशन वन इलेक्शन आने की वजह से, जब से रामनाथ नामत कोविंद ने किया है, इससे ही इतना ग्रह बढ़ा हुआ है कि काफ़ी लोग तैयार नहीं है इस बात को लेकर के कि ये ऐसा हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो। बट जहाँ पे ये बात है कि फिर भी कम से कम कुछ वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको फ़ायदा दिख रहा है। क्योंकि आप देखो, जो भी चीज़ें होंगी वो पार्लियामेंट में जाएँगी, जो भी अमेंडमेंट होगा वो पार्लियामेंट में जाएगा। तो पार्लियामेंट में कौन बैठे? यही सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, यही पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। तो वो ऐसा अमेंडमेंट करेंगे ही नहीं जिससे उनका नुकसान हो। बात समझ रहे हो? तो अपने फ़ायदे के लिए सोचे करते हैं। तो अगर ये सत्ताधारी अगर इसको मान लेते हैं कि चलो ठीक है, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उससे उनका नुकसान होगा, इसलिए वो मानते नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं किए, या उस पर बात नहीं किया, उस पर कह सकते उसको चीज़ों को माने नहीं। दूसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं कि जो कैंडिडेट सीट को वैकेट करता है, दो कॉन्स्टिट्यूशन लड़ने के बाद एक सीट को वैकेट करता है जीतने के बाद, तो उससे उस पूरे इलेक्शन के खर्च का पैसा लिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सही नहीं बैठा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर इंसान लड़ सकता है एक तरीके से। तो वहाँ से है ना कि अगर जैसे कि किसी भी पार्टी को 1 साल का टाइम दिया जाए, कि जैसे सीट वैकेट होती है तो 1 साल का टाइम दिया जाए इलेक्शन करवाने के लिए, जो 6 महीने का टाइम होता है, तो उससे क्या होता है ना, जो हारी हुई पार्टी होती है उसे एक समय मिल जाता है, और जनता को भी एक थोड़ा सोचने का समय मिल जाता है। तो इस हिसाब से चीज़ें थोड़े से रिसोर्सेज अरेंज हो सकते हैं, तो थोड़ा सही तरीके से एक तरीके से इलेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कुल मिला जुला कर देखोगे ना, तो कहीं न कहीं ना वोटर के साथ, जो मतदाता है ना, उन्हीं के साथ एक तरीके से गेम गेम होता है, क्योंकि उन्होंने जिस बंदे को देख करके वोट दिया था कि ये बंदा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसके चेहरे को देख करके वोट दिया था, और वो सीट जीतने के बाद वो सीट वैकेट कर देता है, तो उनका कितना बड़ा लॉस होता है। अभी जैसे केरल में, वायनाड में ऐसे ही हुआ था। राहुल गांधी जब वहाँ से खड़े थे, 2 जगह से खड़े थे, तो वहाँ से भी जब जीते लोकसभा में, तो उन्होंने सीट को वैकेट कर दिया। तो जब दोबारा इलेक्शन हुआ, तो जब उनके चेहरे को देख के जब वोटर का परसेंटेज था वो 73% अप्रोक्सीमेट था, और वहीं पे जब दूसरे कैंडिडेट खड़े हुए तो उनको लगभग 64% वोट मिला। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि बंदा चेहरे को देख करके कि यार ये कैंडिडेट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीत करके आता है तो हमारे लिए कुछ करेगा, अच्छा काम करेगा। तो चेहरा देख करके भी जो वोटर का है वोट मिलता है। तो कहीं न कहीं एक वोटर के साथ ये धोखाधड़ी भी हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हो। आपका क्या कहना है इसमें कि ये चीज़ वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, या डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कर सकता है, चीज़ें जैसी भी है? आप सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।